हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला। आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, तभी आप आगे की वीडियो देख पाएंगे और आगे से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या सीखा, क्या पढ़ा, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने इस वीडियो में यानी हमने पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे पास कौन कौन से शिप्स हैं, यानी जो नेवी शिप्स यूज़ कर रही है, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि उनका कैटेगराइजेशन देखा कि किस किस टाइप के होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ है, कौन कौन सी शिप्स एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करी जाती है, कुछ मल्टी रोल प्ले करते हैं और कुछ सिंगल पर्पस के लिए यूज़ करी जाती है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि कौन कौन से सबमरीन्स हैं जो इंडिया में प्रोक्योर करे गए हैं या इंडिजीनियसली डेवलप करे जा रहे हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन सी शिप्स और सबमरीन्स इंडिया में प्रोक्योर करी जा चुकी हैं और कमीशनड हैं, और पर्टिकुलरली इस प्रेजेंटली उनको कमीशनड है और उनका यूज हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स होते हैं, यानी उनके टाइप्स देखेंगे, और उसके बाद ये देखेंगे कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट इंडिया ने कमीशन कर रखे हैं और उनका पर्टिकुलर पर्पस क्या है। ठीक है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अलग अलग पर्पस के लिए यूज करी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शिप्स में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जो कि हम इस लेक्चर में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि AWACS होता क्या है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा कि कौन कौन सी शिप्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि यहां पर हम बेसिकली फोकस करेंगे हमारे नॉर्मली वॉर पर्पस के लिए यूज करे जाने वाले एयरक्राफ्ट्स में। जैसे कि पहला जो है हमारा वो क्या है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैट का मतलब ही क्या होता है, उनका बेसिकली अटैक पर्पस होता है। वैसे तो और भी पर्पस होते हैं, लेकिन कॉम्बैट का मतलब ही होता है जो बैटल फील्ड में यूज करे जाते हैं या वॉर पर्पस के लिए यूज करा जाता है जिनका। ठीक है। और रिकॉनेसेंस का मतलब ही यही है कि रिकॉनेसेंस मींस उनका सर्वेलियंस के लिए यूज करा जाता है। सर्वेलियंस इन द सेंस कि उस एयरक्राफ्ट का यूज करके वो एयरक्राफ्ट क्या करेगा, एनिमी एरिया में जाएगा और उनके रेडार्स को या तो जैम करेगा या ये जानेगा कि उन रेडार्स की रेंज क्या है और उनको जैम करने की कोशिश करते हैं, और उनके बारे में उनके ये जानते हैं कि वहां पर किस किस तरीके की आर्मी है या किस किस तरीके की, यानी क्या उनकी डिप्लॉयमेंट है। ये सारी चीज ये इस तरीके के एयरक्राफ्ट का काम होता है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। ठीक है। यहां पर भी इनका काम यही है कि जैमिंग करना या सर्वेलियंस करना। ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का यही है पर्टिकुलर पर्पस कि भाई वो रेडार और जैमिंग। ठीक है। यानी कहां तक हम उनके यानी इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स हैं, यानी एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। यही हमारे पर्टिकुलर इस एयरक्राफ्ट का यूज होता है। एयर रिफ्यूलिंग, अगेन आप नाम से ही देख सकते हैं, एयर रिफ्यूलिंग का मतलब ही क्या है कि बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो काफी रेंज तक जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा हाई स्पीड से ट्रैवल करते हैं। लेकिन जो भी कोई एयरक्राफ्ट हाई स्पीड से ट्रैवल करेगा, जो कि जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्यूल भी कंज्यूम करते हैं। तो उनकी रिफ्यूलिंग के लिए क्या करा जाता है, इस तरीके के एयरक्राफ्ट का यूज करा जाता है। बेसिकली एरियल रिफ्यूलिंग का मतलब क्या है कि कोई भी दो प्लेन क्या करेंगे, इन द एयर, यानी अपनी फ्लाइंग मोड में ही जब दोनों इन द एयर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस ट्रैवलिंग के टाइम ही क्या करते हैं, वो एक जो एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है वो क्या करेगा, दूसरे के फ्यूल टैंक को फिल करता है। ठीक है। तो इसका यही पर्पस होता है। और उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं, दैट इज फॉर द लॉजिस्टिक पर्पस, यानी किसी बेस से उठा के हमें बैटल फील्ड में या फ्रंट में, यानी हमारे बॉर्डर्स पे अगर हमें क्या करना है, हमें कोई भी इक्विपमेंट पहुंचाना है या किसी तरीके की मशीनरी पहुंचानी है या किसी तरीके का फूड या लगेज या कुछ भी पहुंचाना है, तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का यूज करके हम इनका यूज करके हम अपने इक्विपमेंट्स को बॉर्डर या फ्रंट तक पहुंचाते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर मींस आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर का पर्पस क्या होता है। हेलीकॉप्टर दोनों तरीके से होते हैं, अटैक भी होता है और उनको ट्रांसपोर्ट पर्पस भी यूज करा जाता है। वो देखें कैसे। ट्रेनर एयरक्राफ्ट कौन से होते हैं? ट्रेनर एयरक्राफ्ट मतलब जिनको बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज करा जाता है, क्योंकि एक्चुअल जो एयरक्राफ्ट होते हैं यानी जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं यानी जो बैटलफील्ड में यूज करे जाते हैं वो डायरेक्टली किसी ट्रेनर को नहीं पकड़ा दिए जाते, यानी जो जो न्यू कमर्स होते हैं, जो एयरफोर्स में नए आते हैं, उनको डायरेक्टली वो एयरक्राफ्ट नहीं दिए जाते। पहले उनको ट्रेन करा जाता है, फिर उसके बाद उनको एक्चुअल एयरक्राफ्ट में दिया जाता है कि ताकि वो बैटलफील्ड में उनका यूज कर सके और सही से यूज कर सके, ताकि वो किसी यानी उनको डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उनके थ्रू गलती से भी कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए पहले उन्हें ट्रेनर एयरक्राफ्ट का यूज यानी उस ट्रेनर एयरक्राफ्ट के थ्रू उनको क्या करा जाता है, उनको सिखाया जाता है, फिर उनको एक्चुअल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पे उनको फ्लाई करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा यूएवीज एंड AWACS, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जो आगे हमारा नेक्स्ट सबसे पहला आता है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि इट इज बेसिकली यूज फॉर वॉर पर्पसेस। यहां पर आप देख सकते हैं इट इज डिजाइन टू डिस्ट्रॉय एनिमी इक्विपमेंट यूजिंग देयर ऑन एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मींस मिसाइल या मशीन गन्स जो कि हमारे एयरक्राफ्ट पे ऑलरेडी फिट होते हैं और उन्हीं का ही यूज करके क्या करता है वो एनिमी एयरक्राफ्ट या एनिमी इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय करता है। द कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स आर टिपिकली डेवलप्ड एंड प्रोक्योर्ड ओनली बाय मिलिट्री फोर्सेस, क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री फोर्सेस ही रख सकती हैं। नॉर्मल जो जेट एयरवेज या कोई भी एयरवेज होती है वो इन तरीके यानी इस तरीके के एक एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर नहीं कर सकती। और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और वॉर प्लेन्स आर डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू मल्टी रोल, फाइटर्स, बॉम्बर्स, अटैकर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट। ठीक है, ये इस तरीके का इनका कैटेगराइजेशन है कि जो हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है बेसिकली क्या कर रहे हैं, यानी जिनको वॉर में यूज करा जा रहा है। और वॉर में यूज करने का मतलब ही यही है, उनको क्या करेंगे अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मल्टी रोल हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है इसमें फाइटर प्लेन्स होते हैं, उसके अलावा अटैकर्स होते हैं, किसी का काम होता है सिर्फ बॉम्ब को ड्रॉप कर आ जाना, दैट्स इट। और किसी का है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी क्या कर रहा है वो सामने वाले के इक्विपमेंट को डैमेज कर रहा है या जैम कर रहा है रडार को, तो वो भी क्या कर रहा है एक तरीके से बैटलफील्ड में हमारी हेल्प करता है। इसीलिए ये इसको क्या कहा जाता है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जो इंडिया ने प्रोक्योर कर रखे हैं। सबसे पहला आता है सुखोई 30 MK1। दिस इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम द योर रशियन ओरिजिन, यानी जो रशिया से प्रोक्योर करा गया है। इट्स अ ट्विन इंजन 2 सीटर, यानी इसमें 2 बंदे एक साथ बैठ के यानी 2 फाइटर बैठ के क्या कर सकते हैं इसमें चला सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि इसमें गन लगी हुई है और विद 800 kg यानी 8000 kg एक्सटर्नल आर्मामेंट भी इसमें क्या करा जा सकता है, इसमें प्लेस करा जा सकता है। और इसके साथ साथ इट कैन कैरीज अ वैरायटी ऑफ मीडियम रेंज गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल। जैसा कि हमने पढ़ा है कि एयर टू एयर मिसाइल कौन सी होती है उसके बारे में हमने देखा है। तो बेसिकली जो एयरप्लेन्स पे यानी जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें किस तरीके की हमारे पास मिसाइल होती है, दैट इज यूजली एयर टू एयर, क्योंकि हम एयर में ट्रैवल करते हैं तो एयर से ही या तो सामने एयर वाले को यानी एनिमी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर एयर से हम सरफेस को कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ विद एक्टिव और सेमी एक्टिव रेडार और इंफ्रा रेडार होमिंग रेंज मिसाइल्स, यानी जो मिसाइल्स होती है वो उनमें किस तरीके का रेडार सिस्टम होता है यानी किस तरीके का गाइडेंस सिस्टम होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, और इसके बाद आता है इसके बाद नेक्स्ट जो है इसकी दैट इज द मैक्सिमम स्पीड इज मैक 2.35। जो इसकी स्पीड है वो कितनी है मैक 2.35। ठीक है, और नेक्स्ट इज अवर फाइटर एयरक्राफ्ट मिराज दैट इज 2000। ठीक है, एंड दिस इज अवर दिस इज सिंगल सीटर एयर डिफेंस एंड मल्टी रोल फाइटर ऑफ फ्रेंच ओरिजिन। ठीक है, ये कहां से आया है फ्रेंच से, यानी हमने फ्रेंच से लिया है, फ्रांस कंट्री से इसको प्रोक्योर करा है। एंड दिस इज अगेन सिंगल इंजन, इसमें क्या है सिंगल इंजन है और सिंगल सीटर है। और जो हमारा सुखोई है दैट इज ट्विन इंजन एंड 2 सीटर। ठीक है, और ये क्या कर सकता है इसके अंदर भी क्या है गन लगी हुई है और इसके साथ साथ इट कैन बेसिकली इसकी जो स्पीड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.33 मैक, यानी आपको पता है कि 1 मैक इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये क्या कर सकते हैं इतनी स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। दीज टू आर प्रोक्योर्ड, वन इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम रशिया एंड अदर फ्रॉम योर फ्रेंच ओरिजिन। ठीक है, एंड अगेन नेक्स्ट इज अवर
MiG-29 is again twin engine and single seater air superiority फायर एयरक्राफ्ट फ्रॉम रशियन ओरिजिन। ठीक है, यानी ये क्या है, इसमें इंजन तो ट्विन है लेकिन ये सिंगल सीटर है, और इसमें क्या है, इसमें भी गन्स लगी हुई हैं, और इसमें भी क्या है, गाइडेड मिसाइल प्रोवाइड करी गई है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, अगेन 2.3 मैक, यानी ये इतनी स्पीड तक ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज अवर फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-29। अब इससे पहले हमने देखा MiG-29 था, ये क्या है, MiG-27 क्या है, इट इज अ सिंगल इंजन सिंगल सीटर। वो क्या था, ट्विन इंजन सिंगल सीटर, और ये क्या है, सिंगल इंजन सिंगल सीटर, और ये भी क्या है, रशियन ओरिजिन है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 1.6 मैक, दैट इज 1700 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट कैन कैरी अ बैरल रोटरी कैनन, यानी कैनन मींस इसमें भी गन लगी हुई है। कैनन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ गन and carry up to 4000 kg of other armament externally। ठीक है, यानी ये क्या कर सकता है, 4000 kg तक मिसाइल्स को क्या कर सकता है, यानी अलग अलग आर्मामेंट्स को, या तो वो गाइडेड मिसाइल हो सकती है या वेपन, अलग कोई और वेपन हो सकता है, ये कर सकता है, इसको कैरी करके फ्लाई कर सकता है और एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, और इसके बाद आता है नेक्स्ट इज अवर MiG-21 बोजोन। दिस इज अ सिंगल इंजन सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, और दिस इज अगेन रशियन ओरिजिन, ये क्या है, रशियन ओरिजिन है। और इसके बाद आता है दैट इज द बैकबोन ऑफ IAF, और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज ओवर 2.1 मैक, यानी इतनी स्पीड तक वो ट्रैवल कर सकता है, दैट इज 2230 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट कैन कैरी अगेन कैनन एंड एज वेल एज मिसाइल। ठीक है, ये मिसाइल और साथ साथ कैनन्स यानी गन को भी कैरी करता है। उसके बाद आता है फाइटर एयरक्राफ्ट जगुआर। ठीक है, जगुआर इज बेसिकली अवर, it is a twin engine single seater, this is the, and it is Anglo origin, यानी Anglo French origin, this is a what, it is a ट्विन इंजन, यानी इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और सिंगल सीटर है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.3 मैक, और इसमें भी गन्स हैं, और उसके साथ साथ इसमें क्या है, इसमें साथ साथ मिसाइल्स भी रखी गई हैं, और इसके साथ साथ इसमें क्या है, ये क्या कर सकता है, एक्सटर्नल बॉम्ब्स क्या कर सकता है, कितना कैरी कर सकता है, दैट इज 4750 दैट इज kg। ठीक है, उसके बाद आता है अदर एयरक्राफ्ट्स में हम जानते हैं दैट इज अवर डसॉल्ट राफेल, जो कि अभी हमने प्रोक्योर करा है बाहर से। ठीक है, तो इसके बारे में हम तभी जाएंगे जब हम करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे, और जब कोई वो करंट अफेयर में रहेगा तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हेलीकॉप्टर होता क्या है, इनका डिफरेंट रोल होता है। बेसिकली या तो कुछ हेलीकॉप्टर अटैक होते हैं, यानी अटैक पर्पस के लिए, यानी ऑफेंसिव पर्पस के लिए यूज करा जाता है, और कुछ हेलीकॉप्टर्स का यूज किस लिए करा जाता है, कुछ का यूज हमारे ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए भी यूज करा जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, बेसिकली हेलीकॉप्टर इज अ टाइप ऑफ रोटर क्राफ्ट, इट्स अ रोटर क्राफ्ट इन विच लिफ्ट एंड द थ्रस्ट आर सप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टली स्पिन रोटर। बेसिकली क्या होता है, हेलीकॉप्टर है और उसमें विंग्स लगे होते हैं, और वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रोटर आवर क्राफ्ट। ठीक है, इसे हम रोटर क्राफ्ट कहते हैं। और उसको थ्रस्ट कैसे प्रोवाइड होता है, नॉर्मली मिसाइल में थ्रस्ट कैसे प्रोवाइड होता है, नीचे की तरफ एग्जॉस्ट निकलता है, कौन सा, बर्निंग गैसेस का। लेकिन हेलीकॉप्टर में कैसे निकलता है, जो रोटर होता है जब वो घूमता है ना, तो वो क्या करता है, नीचे की तरफ एयर को भेजता है, यानी नीचे जब एयर जाती है तो उससे उसको प्रेशर मिलता है, और हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, यानी ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एंड दिस अलाउज द हेलीकॉप्टर टू टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली एंड टू होवर एंड टू फ्लाई फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड लेटरली। ठीक है, तो यही क्या है, यही इसका फीचर होता है कि उसका जो फ्लाई यानी टेक ऑफ और लैंडिंग किस वजह से होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रोटर क्राफ्ट की वजह से, जो कि हेलीकॉप्टर के ऊपर जो विंग्स लगे होते हैं वो रोटेट करते हैं, और उसकी रोटेशन की वजह से नीचे की तरफ उसको थ्रस्ट मिलता है, यानी एयर जो नीचे की तरफ जाती है, और उसकी वजह से उनको ऊपर की तरफ प्रेशर मिलता है। ठीक है, यही हमारा मिसाइल सिस्टम में भी होता है, लेकिन वहां पर मिसाइल में क्या होता है, बर्निंग गैसेज होती है, जिससे उनको बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड होता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा स्पीड से वो ट्रैवल कर पाती हैं। लेकिन यहां पर उनको इतना थ्रस्ट नहीं प्रोवाइड होता, तो जिस वजह से इनकी स्पीड काफी कम रहती है। और दीज एट्रीब्यूट्स अलाउज द
allows helicopter to be used in congested और isolated areas, ठीक है, इन एरियाज में इसको यूज करा जा सकता है, where fixed wing aircraft and many more of the vertical takeoff and landing aircraft cannot be performed, ठीक है। तो इस तरीके के जो हमारे कहते हैं एयरक्राफ्ट है, इनका पर्पस फुलफिल कर सकते हैं अलग अलग रीजंस में। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमारे पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट यानी हेलीकॉप्टर यूज करे जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या इश्यूज होते हैं, वहां इनका यूज बेसिकली वहां होता है जहां पर एयरक्राफ्ट लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए एक लैंडवे होना यानी रनवे होना बहुत जरूरी है। या तो वो जब टेक ऑफ करेगा तब उसको रनवे होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, लैंड करेगा तभी उसे रन ऑफ होना चाहिए, यानी उसमें रनवे होना चाहिए। अब सबसे खास बात हेलीकॉप्टर की यही होती है कि उसको क्या कर सकते हैं, वर्टिकली ऊपर ले गए, वर्टिकली नीचे ले आए, ठीक है। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब रनवे की जरूरत नहीं होती तो वहां इस तरीके के टेरेन्स में जहां पर रनवे ना ही बनाए जा सकते हैं, सिर्फ एक हेलीपैड बना के उधर काम चलाया जा सकता है, तो वहां पर क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स अभी इंडिया के पास प्रोक्योर्ड है, ठीक है। सबसे पहले आता है MI-25 एंड MI-35। दिस इज अ ट्विन इंजन टर्बोशाफ्ट, ठीक है, दिस इज अ ट्विन इंजन यानी उसमें दो इंजन है और उसके साथ साथ इसमें एंटी आर्मर, दिस इज हेलीकॉप्टर और इसकी कैपेसिटी क्या है, इट कैन कैरी 8 मैन, ठीक है, 8 मैन स्क्वाड को ये क्या कर सकता है, इजिली कैरी कर सकता है। और इसमें भी क्या है, रोटरी गन लगी हुई है, बेसिकली ये किस पर्पस के लिए हो गया, अटैक पर्पस के लिए है, ठीक है। एंड एज वेल एज इट कैन कैरी 1500 kg ऑफ एक्सटर्नल ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मींस वॉरहेड यानी ऑर्डिनेंस मतलब वेपन सिस्टम, ठीक है। और इंक्लूडिंग स्कॉर्पियन एंटी टैंक मिसाइल, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है वो भी क्या कर सकता है, वो कैरी कर सकता है और टैंक को जिसको टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करा जाता है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है, 310, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, इसकी जो मैक्सिमम क्रूज स्पीड कितनी है, दैट इज 310 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी जो स्पीड है दिस इज 310 यानी 310 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आवर हेलीकॉप्टर इज एयरक्राफ्ट MI-26 और जिसमें भी क्या है, हमारे पास ट्विन इंजन टर्बोशाफ्ट है, ठीक है। और इसके साथ साथ इट इज अ मिलिट्री हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर ऑफ रशियन ओरिजिन, ठीक है। और उसके साथ साथ इसकी कैपेसिटी कितनी है, 70 कॉम्बैट इक्विप्ड ट्रूप और 20,000 kg पेलोड, यानी ये क्या कर सकता है, 17 कॉम्बैट्स यानी 17 लोगों को, 70 लोगों को एक साथ उठा के ले जा सकता है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली यानी उसका जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज 20,000 kg। और उसके साथ साथ इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, दैट इज योर 295 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट इज अवर MI-17 V5 और इसमें क्या है, इट इज अ पोटेंट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म इक्विप्ड विद मॉडर्न एवियोनिक एंड ग्लास कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये इसका स्पेशल फीचर्स हैं एंड दे आर इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशनल इक्विपमेंट, यानी इसमें स्पेशल नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। और इसमें साथ साथ क्या है, इसमें वेदर रेडार्स लगे हुए हैं और NVG कंपैटिबल है, ठीक है। दिस इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ आवर दिस हेलीकॉप्टर विच इज प्रेजेंटली प्रोक्योर्ड यानी विच इज ऑलरेडी प्रोक्योर्ड इन आवर इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट इज अवर हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट चेतक। चेतक के बारे में आपने बहुत सुना होगा, चीता के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अवर सिंगल इंजन टर्बोशाफ्ट एंड लाइट यूटिलिटी फ्रेंच हेलीकॉप्टर। दिस इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम आवर फ्रेंच यानी फ्रांस से इसको प्रोक्योर करा गया है। इसकी कैपेसिटी 6 पैसेंजर है, दैट इज मैक्स टू मैक्स 500 kg और इसकी स्पीड कितनी है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 220 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस हेलीकॉप्टर, ठीक है। उसके बाद आता है हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट और चीता। चीता इज बेसिकली सिंगल इंजन टर्बोशाफ्ट और इसको क्या है, फ्रेंच ओरिजिन से लिया गया है। दिस इज अगेन फ्रेंच ओरिजिन यानी इसको फ्रांस से प्रोक्योर करा गया है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 पैसेंजर और 100 kg और इसकी मैक्स स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। और इसकी खास बात क्या है, it can climb up to 1 kilometer in 4 minutes. That is a very special feature of this aircraft यानी this helicopter। और इसके अलावा जो इंडिया ने प्रोक्योर कर रखे हैं दैट इज अपाचे, रुद्र एंड एज वेल एज चिनोक, ठीक है।
ये क्या है, ये बाहर से लिए गए हैं और कुछ इंडिजीनियसली डेवलप करे गए हैं इसके अलावा, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे आता है, नेक्स्ट इज अवर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट किस पर्पस के लिए यूज करा जाता है, उसको पर्टिकुलरली कोई इक्विपमेंट या लॉजिस्टिक पर्पस के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह में इसको क्या करा जाता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई भी सामान। इसमें कोई आर्मर्स नहीं होते, इसमें कोई गन नहीं होती। मोस्टली इसको किस पर्पस के लिए ले जाया जाएगा, यानी कोई भी आपको सामान फ्रंट पे ले जाना है, वॉर बैटलफील्ड में ले जाना है, तो वो इन सब चीजों के लिए ये इस तरीके के एयरक्राफ्ट का यूज करा जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कार्गो एयरक्राफ्ट यूज्ड टू एयरलिफ्ट द ट्रूप्स, ठीक है, ट्रूप्स को ले जाने के लिए, एज वेल एज मिलिट्री इक्विपमेंट टू सपोर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल मिशंस, ठीक है, स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल मिशंस के लिए भी इसका यूज करा जाता है। एंड ऑफन डाइवर्टेड टू सिविल इमरजेंसी रिलीफ मिशन। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत जगह पर जहां पर भी फ्लडिंग आती है या सुनामी आती है या कोई भी साइक्लोन हिट एरिया होता है, वहां पर इस तरीके के एयरक्राफ्ट का यूज करा जाता है, इस तरीके के एयरक्राफ्ट का भी यूज करा जाता है इस जगह पे। क्योंकि वहां पर डिजास्टर की वजह से वहां पर इतना क्योस हो जाता है, लोगों को खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, तो वहां पर फूड की सप्लाई के लिए, क्लोथिंग की सप्लाई के लिए इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स का यूज करा जाता है। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो मिलिट्री पर्पस के लिए भी होते हैं और सिविल पर्पस के लिए भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन से एयरक्राफ्ट प्रोक्योर्ड है। दैट इज सबसे पहले आता है C-130C। दिस इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग पैराड्रॉप, हैवी ड्रॉप, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन एंड कैन आल्सो ऑपरेट फ्रॉम शॉर्ट एंड सेमी प्रिपेयर्ड सर्फेसेस, ठीक है। एंड दिस इज द हेवीएस्ट एयरक्राफ्ट टू लैंड एट DBO। DBO यानी आपको पता होगा DBO क्या है, ठीक है। और दैट इज अवर जो कि सबसे पहले इसको क्या करा गया था, वहां पर उसको लैंड कराया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट इज अवर C-17। C-17 क्या है, दिस इज कैपेबल ऑफ कैरिंग अ पेलोड ऑफ 40 to 70 टन्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच किलोमीटर, ठीक है। ये इतना वेट कैरी कर सकते हैं कितने किलोमीटर तक, मैक्स 9000 किलोमीटर तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा IL-76। इट इज अ 4 इंजन हैवी ड्यूटी लॉन्ग हॉल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ रशियन ओरिजिन, यानी ये रशियन ओरिजिन है और इसको यूजुअली मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करा जाता है। और हैज अ ट्विन 23 mm कैनन इन टेल कैरेट, ठीक है। इसकी क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी है और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करा जा रहा है, तो जहां पर हम मिलिट्री इक्विपमेंट की ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहां पर क्या करना पड़ता है, जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन, कि कोई बाहर से कोई एनिमी आकर कोई इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ना करे, तो उन इक्विपमेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक कैनन या गन या कोई इक्विपमेंट साथ में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी कैपेसिटी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 225 पैराट्रूपर्स और अप्रोक्सीमेटली 40 टन्स फ्रैट, और साथ साथ इसकी जो मैक्सिमम स्पीड कितनी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 850 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है, 850 किलोमीटर पर आवर। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास एयरक्राफ्ट है दैट इज अवर AN-32, ठीक है। दिस इज अगेन ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप, ठीक है, मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ रशियन ओरिजिन, जो कि जिसकी कैपेसिटी कितनी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 39 पैराट्रूपर्स, ठीक है। और जो कि कितना लोड बियर कर सकता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.7 टन और इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है 530 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज अवर नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्ब्रेयर्स, ठीक है। और इसका बेसिकली पर्पस क्या है, हमारे जो VIP या VVIP जो गेस्ट होते हैं या जो हमारी इस तरीके के जो पर्सन्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ताकि उनको फुली प्रोटेक्शन मिल सके। तो दिस द मेन रोल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव जेट एयरक्राफ्ट इज बेसिकली टू कन्वे VVIPs एंड VIPs टू डेस्टिनेशन विद इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी उसको इंडिया में ही कहीं ले जाना हो किसी VIP या VVIP को, या बाहर ले जाना हो तो उनके लिए उसको इस एयरक्राफ्ट का यूज करा जाता है। और साथ साथ इसको क्या करा जाता है, इट हैज मेंटेन्ड अ फ्लॉलेस इंसिडेंट एक्सीडेंट फ्री ट्रैक रिकॉर्ड टिल डेट, ठीक है। इसकी ये सबसे खास बात यही है कि अभी तक इससे कोई भी
एक्सीडेंट या कोई भी इंसिडेंट इसने कभी फेस नहीं करा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एवरो। ठीक है, एवरो क्या है? इट इज अ ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगेन इट इज अ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, यानी मिलिट्री के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करा जाता है। एंड इट इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 48 पैराट्रूपर्स, और जो कि कितना मैक्सिमम कितना लोड बियर कर सकता है, दैट इज 6 टन्स, और जिसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है 452 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है 452 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट आता है डॉर्नियर। डॉर्नियर इज अ ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप लॉजिस्टिक एयर सपोर्ट स्टाफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ जर्मन ओरिजिन। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज इट कैन कैरी 19 पैसेंजर, यानी एक साथ वो 19 पैसेंजर्स को एक साथ उठा सकता है, और या फिर वो कितना वेट उठा सकता है 2057 kg, और इसकी स्पीड कितनी है मैक्स, दैट इज 428 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसके बाद आता है बोइंग। बोइंग जो है इट इज अगेन ट्विन इंजन टर्बोफैन। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेट इंजन। ठीक है, जैसे कि आपने देखा टर्बो फैन या टर्बोप्रोप। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जेट इंजन जो अलग अलग पर्पज से बनाए गए हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी, यानी इसमें कुछ किसी में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन के साथ बनाया गया है। ठीक है, और इसका यूज क्या है, वीआईपी पैसेंजर्स को ले जाना, जो कि अमेरिकन ओरिजिन है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड कितनी है दैट इज 943 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, तो ये सब क्या थे अभी तक हमने ये जो देखा, ये क्या थे हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट इज अवर, अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था, दीज आर बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ अवर वॉर पर्पस के लिए भी यूज होता है, सिविल पर्पस के लिए, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा वो क्या थे, मोस्टली क्या थे, वॉर पर्पस के लिए ही यूज करे जा रहे थे। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पढ़े हमने, या हेलीकॉप्टर पढ़े, या फिर हमने ट्रांसपोर्ट पढ़े। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास और भी एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि दैट इज नॉट पर्टिकुलरली फॉर द पर्पस ऑफ वॉर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के पढ़ने का मतलब ही यही है जो हमारी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, अगर जैसे हमने नेवी के में पढ़ा रिसर्च एंड सर्वे वेसल, तो जो रिसर्च पर्पस के लिए है दैट इज नॉट फॉर आवर डिफेंस सिस्टम, तो इसलिए हमने उसकी डिटेल नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि और कौन कौन से नेवी में कौन कौन से हमारे पास वेसल्स होती हैं, कौन कौन से शिप्स होती हैं। उसी तरीके से मैंने आपको यहां बताया कि और भी कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहां पर किन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, तो डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास जो भी एयरक्राफ्ट थे मोस्टली हमने उनको देख लिया है, और अगर इन फ्यूचर कोई भी आगे हमारे कोई भी एयरक्राफ्ट या डिफेंस से रिलेटेड कोई भी चीज प्रोक्योर करी जाएगी या बनाई इंडिजिनियसली डेवलप करी जाएगी, तो उसे हम डेफिनेटली करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के जो डिफरेंट अलग से सेशन चलेंगे, तो उसमें हम डेफिनेटली उन करंट अफेयर बेस जो भी हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी आएगी इन फ्यूचर उनको हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कि आगे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती क्या है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि आपको यह पता होना चाहिए कि रेडार किस तरीके से काम करता है। ठीक है, हमें यह नहीं जानना कि रेडार के टाइप्स कितने हैं या कहां से कौन से प्रोक्योर करे जा रहे हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें यह पता होना चाहिए कि रेडार कैसे काम करता है, क्योंकि मोस्टली रेडार का यही तरीका होता है काम करने का। कोई भी चीज, अगर मुझे कोई चीज नजर आ रही है, ठीक है, वो कैसे नजर आएगी कि आप तक क्या होता है कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मुझे क्यों नजर आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास इसके ऊपर क्या है, लाइट आ रही है, लाइट यानी बल्ब से लाइट निकली और इस पे रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज तक पहुंची, तो दैट इज वी कॉल्ड जिस रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस रिफ्लेक्शन की वजह से मुझे ये ऑब्जेक्ट नजर आता है। उसी तरीके से एक हाई स्पीड प्लेन यानी हाई स्पीड एयरक्राफ्ट मुझे कैसे नजर आएगा, तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, दैट इज वी कॉल रेडार। ठीक है, रेडार भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, रेडार में डिफरेंट तरीके की यानी डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, रेडार करता क्या है, वो क्या करता है कि वो अपना खुद से ही क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, अगर रास्ते में कोई भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल या कोई भी ड्रोन या कुछ भी आप उसको रास्ते में मिलेगा, तो क्या होगा, वो उसके पास जाएगा, वो यानी उसके सिग्नल्स जाएंगे, उसकी रेडिएशन जाएगी इस रेडार से। ठीक है, और वो क्या करेगा, उस जो एयरक्राफ्ट है उससे वो क्या होंगी, रेडिएशन उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी तक आ जाएगी। ठीक है, तो रेडार को पता चल जाता है कि मैंने जो सिग्नल्स भेजे थे वो कहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस आए हैं, दैट मींस वहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमें ये नहीं नजर आ रहा कि ऑब्जेक्ट कैसा है दिखने में, क्यों, क्योंकि
डिफरेंट तरीके की उसमें रेडिएशंस का यूज करा जा रहा है। ठीक है, हम वो देखेंगे कि आगे जब हम देखेंगे कि किस तरीके के रेडिएशंस होते हैं, वो आईटी में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे मुझे ये ऑब्जेक्ट मुझे कैसे नजर आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट क्या हुई, इसके पास आई और यहां से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज तक पहुंच गई। लेकिन रेडार को कैसे पता चलेगा, क्योंकि अलग से कोई रेडिएशन आके उसके पास जरूरी थोड़ी पहुंच जाए। ठीक है, तो रेडार क्या करता है, खुद से ही एक रेडिएशन भेजता है और वो क्या करेगी, कोई भी एयरक्राफ्ट है या मिसाइल है वहां पर जाएगी और उस मिसाइल से या एयरक्राफ्ट से या यूएवी यानी हमारे पास जो अनमैन एरियल व्हीकल्स होते हैं उससे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। तो रेडार को पता चल जाता है कि क्या करना है हमें, कि भाई रास्ते में कोई ना कोई चीज है। ठीक है, और उससे उसको उसकी स्पीड भी पता चल जाती है कि अप्रोक्स इसकी इतनी स्पीड से किस डायरेक्शन में जा रहा है या हमारी तरफ आ रहा है। तो क्या होता है कि रेडार क्या करता है, इस तरीके से दूसरे यानी अपकमिंग ऑब्जेक्ट्स को या उसके एरिया में एक पर्टिकुलर रेंज होती है रेडार की भी, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो क्या करता है, वो उसको पहचान लेता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है या उस एरिया को पर्टिकुलर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा क्या करता है, रेडार काम करता है। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, मुझे किसी अपने एनिमी के एरिया को डिस्ट्रॉय करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी मिसाइल भेजनी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि ये जो मिसाइल है मेरी जो जा रही है वो उनके रेडार से बच जाए। ठीक है, तो अगर मुझे इसे क्या करना है, इसे एनिमी रेडार से अगर मुझे बचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी जिससे क्या हो, एनिमी रेडार की जो रेडिएशन इस तक पहुंचे लेकिन वो रिफ्लेक्ट होके वापस उस रेडार तक ना पहुंचे। ठीक है, या तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि एनिमी जो रेडार है वहां से रेडिएशन आए, यहां तक आए, लेकिन या तो क्या हो, रिफ्लेक्ट होके दूसरी डायरेक्शन में चली जाए या फिर ये इसी को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे हमारी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी काम करती है, क्योंकि जैसे हमारे पास रेडार सिस्टम है वैसे ही एनिमी के पास भी रेडार सिस्टम है। अगर मैं किसी एनिमी के एरिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं जो हमारे लिए खतरा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मिसाइल्स भेजनी पड़ेंगी या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, या मुझे वहां पर एयरक्राफ्ट भेजना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट क्या करेगा, वहां जाके मिसाइल लॉन्च करेगा, तो उस एयरक्राफ्ट को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एनिमी के रेडार से बचाना पड़ेगा। तो उसको बचाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रेडार क्या करता है, रेडिएशंस भेजता है और रिफ्लेक्ट होकर वापस वो रेडिएशंस रेडार के पास पहुंच जाती है। अगर मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं जिससे क्या होगा कि या तो ये क्या हो, रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में चले जाए, या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है या ये मिसाइल है या जो एयरक्राफ्ट है जो हमने भेजा है एनिमी एरिया में, वो इस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी काम करती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेडार। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि रेडार एंटीनास टू सेंड आउट अ बर्स्ट ऑफ रेडियो एनर्जी विच इज देन रिफ्लेक्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट इट हैपेंस टू एनकाउंटर। ठीक है, उसके बाद द रेडार एंटीना मेजर्स द टाइम इट टेक्स फॉर द रिफ्लेक्शन टू अराइव। ठीक है, यानी वो क्या करेगा, रेडार देख लेगा कि कितनी देर में वो वापस हमारे पास आ रही है रेडिएशंस। उसके बाद होगा विद दैट इंफॉर्मेशन कैन टेल हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज। उसको ये पता चल जाएगा कितनी दूर ऑब्जेक्ट है और उसको कॉन्टिन्यूसली पता चल जाएगा, क्योंकि जो रेडार है वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस उस ऑब्जेक्ट तक भेजता रहता है। ठीक है, तो जो सबसे खास बात क्या है कि हमारे जो भी मिसाइल है या फिर एयरक्राफ्ट है वो मेटल से बने होते हैं, और मेटल की खास बात क्या होती है, द मेटल बॉडी ऑफ एन एयरप्लेन इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेडार सिग्नल्स। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इजिली एंड दिस मेक्स इट इजी टू फाइंड एंड ट्रैक एयरप्लेन विद रेडार इक्विपमेंट। ठीक है, तो यही हमारा जो रेडार है इस प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने एयरप्लेन्स को यानी एयरक्राफ्ट्स को या मिसाइल्स को उस रेडार से बचाना है। तो द गोल ऑफ दिस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी टू इज मेक एन एयरक्राफ्ट इनविजिबल टू रेडार। ठीक है, यानी इनविजिबल कैसे हो जाएगा कि रेडार की रेडिएशन जाए इस ऑब्जेक्ट तक और क्या हो, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस रेडार तक ना पहुंचे। तो वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां से रेडिएशन आएगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, यही ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट वेज टू क्रिएट इनविजिबिलिटी। फर्स्ट क्या है, एयरप्लेन कैन बी शेप्ड सो दैट एनी रेडार सिग्नल इट रिफ्लेक्ट्स आर रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द रेडार इक्विपमेंट। ठीक है, रेडार तक सिग्नल ही ना पहुंचे हमारे पास। ये दूसरा, द एयरप्लेन कैन बी कवर्ड इन अ मटेरियल दैट एब्जॉर्ब्स रेडार सिग्नल।
सिग्नल। तो यही दो तरीके हैं हमारे पास जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने इक्विपमेंट को यानी एयरक्राफ्ट को या मिसाइल को एनिमी के रेडार से बचा सकते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। द मोस्ट कन्वीनियंट एयरक्राफ्ट हैव अ राउंडेड शेप। नॉर्मली जो हमारे पास होते हैं वो राउंडेड शेप में होते हैं। दिस शेप मेक्स देम एरोडायनेमिक, ठीक है, बट इट आल्सो क्रिएट्स अ वेरी एफिशिएंट रेडार रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो काफी रेडार इस तरीके के प्लेन्स को रेडार इजीली क्या कर सकता है, कैच कर सकता है, क्योंकि उससे रेडार की जो सिग्नल्स होते हैं या रेडिएशंस होती हैं वो इजीली रिफ्लेक्ट होकर वापस रेडार तक पहुंच जाती है। तो क्या होता है, द राउंड शेप मींस नो मैटर वेयर द रेडार सिग्नल हिट्स द प्लेन, सम ऑफ द सिग्नल्स गेट रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, द स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और ऑन द अदर हैंड इज मेड अप ऑफ कंप्लीटली फ्लैट सरफेस। ठीक है, सो जो भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बने हुए प्लेन्स होंगे वो क्या होते हैं, उनकी फ्लैट सरफेस होती है और वेरी शार्प एजेस, यानी जो उनकी एजेस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, ताकि रिफ्लेक्ट होने के बाद रेडिएशन वापस उस तक ना पहुंचे, रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चली जाए। ठीक है, एंड व्हेन अ रेडार सिग्नल हिट्स अ स्टेल्थ प्लेन एंड द सिग्नल रिफ्लेक्ट्स अवे एट एन एंगल, ठीक है, कुछ भी किसी भी एंगल पे वो चले जाते हैं। लाइक सपोज यहां से आया और यहां से आके इधर या इधर चला गया। ठीक है, एंड इन एडिशन द सरफेस ऑन द स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रीटेड सो दैट दे अब्सॉर्ब रेडार एनर्जी, या तो दूसरा तरीका यही है कि रेडार एनर्जी को एब्सॉर्ब कर ले। द ओवरऑल रिजल्ट दैट द स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लाइक F-117A कैन हैव द रेडार सिग्नेचर ऑफ स्मॉल बर्ड रादर देन एन एयरप्लेन। तो मतलब होता क्या है कि बहुत कम सिग्नल जब रेडार तक पहुंचते हैं तो रेडार को क्या लगता है, इट्स अ वेरी स्मॉल बर्ड। ठीक है, जब क्यों, क्योंकि अगर एयरप्लेन से मैक्सिमम सिग्नल, ज्यादा से ज्यादा सिग्नल वापस पहुंच जाएंगे रेडार के पास तो उसे लगेगा बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर सिग्नल्स बहुत कम जाएंगे तो उसे लगेगा रेडार को कि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या लगेगा कि कोई बर्ड है, छोटा सा या बड़ा सा, उसको ये नहीं लगेगा कि वो प्लेन है। ठीक है, तो द ओनली एक्सपेक्टेशन इज व्हेन द प्लेन ब्लैंक्स एंड वेयर देयर विल बी ऑफन बी अ मूवमेंट व्हेन वन ऑफ द पैनल्स ऑफ द प्लेन विल परफेक्टली रिफ्लेक्ट और बर्स्ट ऑफ रेडिएशन बैक टू एंटीना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे प्लेन मूव करते हैं तो कई बार बहुत ज्यादा एनर्जी भी वापस चली जाती है रेडार के पास, तो उस तरीके के प्लेन्स को क्या करा जाता है, इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि वो कम से कम एनर्जी रेडिएट करें वापस, जो कि रेडार तक पहुंचे, और या फिर वो एनर्जी खुद एब्सॉर्ब कर लें। तो यही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस है कि कोई भी रेडार डिटेक्ट करने की कोशिश करे, उससे क्या हो, वो टेक्नोलॉजी बनाई इसीलिए जाती है ताकि वो डिटेक्ट ना कर सके। ठीक है, तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस ही यही है कि किसी भी तरीके से रेडार, एनिमी रेडार से अपने इक्विपमेंट्स को यानी अपने एयरक्राफ्ट को या मिसाइल सिस्टम को या किसी भी तरीके की शिप्स को क्या कर सके, हम बचा सके, ताकि वो ना डिटेक्ट कर सके और ना डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास है, दिस इज आवर AWACS. This is our AWACS means the airborne वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसमें होता क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल। नॉर्मली क्या है, हम रेडार को जमीन पे रखते हैं, लेकिन इसमें क्या करा गया है, इसमें हम रेडार सिस्टम को यहां पर प्लेन पे लगा देते हैं। तो प्लेन क्या करता है, नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करता है, तो वो क्या करता है, ये जो प्लेन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्वेलियंस रखता है और साथ साथ एनिमी एरियाज की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है। तो यही इसकी खास बात है कि ये क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली मोबाइल करेगा एंड इट्स अ लॉन्ग रेंज रेडार सर्वेलियंस। ठीक है, इसमें भी रेडार ही है, रेडार सिस्टम ही है। वहां पर क्या है, हम रेडार से बचा रहे हैं, यहां पर क्या है, हम रेडार का यूज करके हम एनिमी एरिया पे सर्वेलियंस रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसको हमने क्या करा है, रेडार को प्लेन पे रख दिया है। ठीक है, अब प्लेन क्या करेगा, डिफरेंट एरियाज में ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करेगा, तो हमें वो एनिमी एरियाज की हमें खबर यानी इंफॉर्मेशन देता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी। और साथ साथ क्या है, जो ग्राउंड पे रेडार है या ग्राउंड से जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करते हैं, इसको भी यानी इस रेडार के थ्रू क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे अपडेशन मिलता रहता है। ठीक है, तो इसके बाद जो सबसे खास बात क्या है, इसकी जो फीचर्स क्या है, दैट इज आवर इट वॉज बेसिकली डेवलप्ड बाय द यूएस एयरफोर्स। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि यूएस, सबसे पहले इसे यूएस एयरफोर्स ने बनाया था। और इसके जो कुछ फीचर्स हैं, इट्स माउंटेड ऑन टर्नेबल हाउस इन अ सर्कुलर रोटरडॉम पे रखा गया था। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इसे क्या करा गया है, इस जगह पे रेडार रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये सर्कुलर है और ये रेगुलर बेसिस पे रोटेट करता रहता है। जैसे जैसे प्लेन चल रहा है वैसे वैसे ये भी क्या करेगा, रोटेट करता रहता है। और इसके साथ साथ इसकी खास बात क्या है, इसकी स्पेशल फीचर क्या है कि
इट कैन आइडेंटिफाई लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 370 किलोमीटर। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस तक भी क्या है कि ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। और एंड हाई लेवल टारगेट एज मच एज ग्रेटर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये ज्यादा से यानी दूर के डिस्टेंस पे भी कोई एयरक्राफ्ट होगा तो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। इट कैन ऑल्सो ट्रैक मैरीटाइम ट्रैफिक एंड इट ऑपरेट्स इन एनी वेदर ओवर एनी टेरेन। यानी क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी वेदर में किसी भी टेरेन में इसका यूज करा जा सकता है। एंड द फर्स्ट प्रोडक्शन मॉडल एयर एंटर इनटू सर्विस इन दिस ईयर। ठीक है, 1977 में इसको क्या करा गया था, सबसे पहले क्या करा गया, ये पहला मॉडल बनाया गया था जो कि आज तक नेटो वगैरह यानी नेटो जो है और हमारी नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस कमांड जो है वो अभी भी इसका यूज कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास AWAC यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है, ठीक है, दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम ऑफ द सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग एंड ट्रैकिंग एनिमी हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट और यूएवीज। इसका पर्पस ही यही है कि वो क्या कर सके, एनिमी एरियाज में जाके या वो कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट जो है अपने एरिया में यानी हमारे एरिया में एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसको डिटेक्ट करा जा सके। इट एनेबल्स ऑपरेटर ऑन बोर्ड और ऑन ग्राउंड टू आइडेंटिफाई access and threat and take action to guide our interpreters to those for neutralizing the threats। ठीक है, तो ये यही बता रहा है कि क्या करेगा, सामने कोई भी एयरक्राफ्ट है उससे अगर कोई भी हमें थ्रेट है तो वो क्या करेगा, वो बता देगा और साथ साथ जो भी ऑन बोर्ड कोई है यानी उस प्लेन पे कोई बैठा है तो उसको भी कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन मिलती रहती है हमारे ग्राउंड से। ठीक है, और इसके साथ साथ सिस्टम इज फुली नेट सेंट्रिक। यानी क्या है, पूरा नेट सेंट्रिक है। यानी एक तरीके से नेट सेंट्रिक का मतलब क्या है, ये डिफरेंट रेडार से कनेक्टेड होता है। रेडार से या डिफरेंट सिस्टम पे जो ग्राउंड पर है या अदर कंट्रीज जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन्होंने भी इस तरीके का जो सिस्टम बना रखा है वो क्या है, एक दूसरे से सारे कनेक्टेड होते हैं फ्रेंडली कंट्रीज से। ठीक है, और इसके क्या विद कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल फंक्शन नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू ग्राउंड थ्रू इट्स मल्टीपल डेटा लिंक बट ऑल्सो कैन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राउंड। वो क्या कर सकते हैं, ग्राउंड से इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं, ग्राउंड को इंफॉर्मेशन देंगे और साथ साथ ग्राउंड से इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं। And integrate and fuse them on board to provide the operator and on board a compatible picture of environment। ठीक है, उसके साथ साथ it enables the control of friendly aircraft in pursuit of enemy plane and operates over a single channel and it can secure from enemy interception। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है। It is immune to jamming, यानी इसको जैम नहीं करा जा सकता। इसकी हाई स्पीड होने की वजह से रेडार बहुत इजीली इस जैम सिस्टम जहां पर भी जैमर्स होते हैं वहां से निकल जाता है। ठीक है, एज अ कमांड सेंटर it enables on board operator to select, command and guide specific interceptor aircraft towards enemy and threat efficiency and neutralize them। ठीक है, यही इसका मेन फीचर होता है कि भाई ये करता है कि सामने के थ्रेट को जानना और उसको पहचानने के बाद उसको क्या कहते हैं, थ्रेट को हमारी कंट्री को बताना और उसको कोशिश करना कि उसको न्यूट्रलाइज करा जा सके ताकि कंट्री जो है उस थ्रेट से बच सके। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये देख सकते हैं कि इसको बेसिक यूज क्या है, इट इज यूज फॉर बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव purposes, offensive and defensive purposes। it is designed to detect, यानी offensive means अपने सर्वेलियंस के लिए, अपने थ्रेट से बचने के लिए और साथ साथ अगर कोई हमें दूसरी जगह पे अटैक करना है तो हमें क्या करना मिलेगा, उसकी सर्वेलियंस करनी पड़ेगी। अगर मुझे पता है सामने कोई भी एयरक्राफ्ट है या कोई भी बेस है किसी एनिमी कंट्री का तो वहां पर भी मैं क्या कर सकता हूं, उसका सर्वेलियंस करके उसको रेडार का यूज करके मैं जान सकता हूं कि कहां पर क्या सिस्टम है, तो मैं उसको एज अ डिफेंसिव पर्पस में भी उसका यूज कर सकता हूं। ठीक है, ऑफेंसिव एज वेल एज डिफेंसिव। ठीक है, और डिजाइन टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड व्हीकल्स एट अ लॉन्ग रेंज एंड परफॉर्म कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द बैटल स्पेस इन एयर एंगेजमेंट बाय डायरेक्टिंग फाइटर एंड अटैक एयरक्राफ्ट स्ट्राइक एंड यूज टू कैरी आउट सर्वेलियंस इंक्लूडिंग ओवर, जैसे कि मैंने बताया इसका बेसिक काम क्या है, सर्वेलियंस, डिटेक्शन और मेन इन दोनों का ही यूज करके क्या करते हैं, इसको डिफेंसिव एज वेल एज ऑफेंसिव पर्पस के लिए भी इसका यूज करा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट इज अवर यूएवीज। ठीक है, ये भी क्या है, ये हमारे क्या है, दिस इज अ कॉल्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता क्या है, इट इज अ क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट दैट कैन फ्लाई विदाउट द ऑन बोर्ड प्रेजेंस ऑफ पायलट। अगर कोई भी प्लेन को अगर मुझे उड़ाना है तो उसके लिए पायलट होना जरूरी है, लेकिन इसको उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होती। ये क्या करता है, रिमोट बेसिस पे चलता है। कैसे चलता है देखते हैं आगे। बेसिकली होता क्या है, द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट कंपोनेंट। ठीक है, इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसर्स पेलोड होता है,
क्या होता है, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम होता है, स्टेशन होता है। बेसिकली क्या है, मैं यहां पर बैठा हूं और यानी एयरक्राफ्ट है, यहां पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, तो मैं यहां पर इसे क्या करूंगा, रिमोट से क्या करूंगा, इसको फ्लाई कराऊंगा। ठीक है, मेरे पास रिमोट है, मैं इसको मूव करूंगा तो वो क्या करेगा, इधर राइट टर्न लेना होगा राइट टर्न लेगा, लेफ्ट टर्न लेना होगा लेफ्ट टर्न लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज करा जाता है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वाया कंट्रोल इक्विपमेंट फ्रॉम द ग्राउंड। मैंने बताया ना कि हम क्या है, हम ग्राउंड पर हैं और हम उसको क्या कर रहे हैं, रिमोट का यूज करके इसको फ्लाई करने की कोशिश करते हैं। व्हेन इट इज रिमोटली कंट्रोल्ड फ्रॉम द ग्राउंड इट इज कॉल्ड आरपीवी, यानी रिमोटली पायलटेड व्हीकल। यानी रिमोटली पायलटेड, मैं एज अ पायलट की तरह काम करता हूं और ये जो ऑब्जेक्ट है यानी जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो क्या कर रहा है, यहां से यहां मूव करना स्टार्ट कर देता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे हाथ में उसका रिमोट होता है। जस्ट लाइक आपके हाथ में टीवी का रिमोट होता है, तो आप टीवी के रिमोट को ऑन करते हो तो टीवी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से यहां पर मेरे पास क्या होता है, इसका रिमोट होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको स्टार्ट करूंगा, उसको फ्लाई कराना है, राइट टर्न कराना है, लेफ्ट टर्न कराना है, वो मैं रिमोट का यूज करके इसको फ्लाई करा सकता हूं। तो यही हमारे क्या होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि क्या कहते हैं, इसको ड्रोन भी कहते हैं। ड्रोन क्यों, दीज आर वेरियसली साइज्ड एयरक्राफ्ट दैट मे बी रिमोटली कंट्रोल और कैन फ्लाई ऑटोनॉमसली। ऑटोनॉमसली फ्लाई भी कर सकते हैं। ऑटोनॉमस फ्लाइट ऑफ ड्रोन्स इज कंट्रोल्ड बाय सेंसर्स एंड जीपीएस सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम। यानी अगर ऑटोनॉमसली मूव कर रहा है वो, यानी मेरे हाथ में रिमोट नहीं है, तो वो जीपीएस बेस्ड काम करते हैं। जैसे कि आपने न्यूज में सुना होगा कि अमेज़न क्या है, ड्रोन्स का ही यूज करके आगे से डिलीवरी करेगा। तो वो कैसे करते हैं कि उसमें ऑलरेडी एक स्पेसिफिक लोकेशन डाल दी जाती है, जीपीएस का यूज करके वो क्या होता है, वो ड्रोन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर स्पेस से उस ऑब्जेक्ट को, यानी उसको जिस ऑब्जेक्ट को डिलीवर करना है वो उसे उठाएगा और बाय यूजिंग जीपीएस लोकेशन वो ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएगा और उस जगह पे जाकर क्या होगा, वो उसको दे देगा उस ऑब्जेक्ट को, जिस पर्सन को उसे देना है, और वहां से उठ के फिर वापस उसी लोकेशन पर आ जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ जीपीएस सिस्टम। ठीक है, तो उस तरीके के ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ड्रोन्स कहते हैं। ठीक है, अब इनका यूज क्या है, अब बेसिकली हम यहां पर इनका यूज टोटल यूज नहीं देखेंगे, हम मिलिट्री पर्पस के लिए इसका यूज देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर आता है सबसे पहले इसका यूज क्या है, रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस मींस अगेन सर्वेलियंस पर्पस के लिए, कि मैं ड्रोन को उठा के कहीं पे भी ले जा सकता हूं, रिमोटली कंट्रोल्ड है, तो विद इन कुछ पर्टिकुलर रेंज तक मैं अगर उसको दूर से ही किसी चीज को सर्वेलियंस करना चाहता हूं, कि देखना चाहता हूं कि क्या एक्टिविटी चल रही है दूर उस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो मैं क्या कर सकता हूं, उस ड्रोन का यूज करके उस पर्टिकुलर जगह पे सर्वेलियंस कर सकता हूं। उसके साथ साथ इसका यूज अटैक पर्पस के लिए भी करा जाता है, क्योंकि अगर मैं ड्रोन में क्या करूं, मिसाइल लगा दूं या फिर कोई गन सिस्टम लगा दूं, तो उसको एज अटैक पर्पस के लिए भी यूज करा जाता है, डिफेंस के लिए भी यूज करा जाता है, टारगेट फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग में मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए यूज करा जाता है। उसके साथ साथ 3D डायमेंशनल टेरेन मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन, यानी अगर मुझे 3D मॉडलिंग पता हो, यानी उस पर्टिकुलर टेरेन का मुझे मॉडल पता होगा, तो मैं उसको ये जान सकूंगा कि कौन सी चीज कहां पर है, मुझे कौन सा इक्विपमेंट कहां पर डिप्लॉय करना है। तो इन सब का मैं यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, इस ड्रोन का यूज कर सकता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया को इसकी क्यों जरूरत है। चलिए देखते हैं कि इंडिया को इसकी जरूरत क्यों है। बेसिकली क्या है कि अब नॉर्मली हम देखें, इंडियन आर्मी नीड्स दिस बिकॉज ऑफ द बैटल पर्पसेस, यानी बैटल में इसकी यूज करा जा सकता है। कैसे कि अगर मुझे पहले से ही पता हो कि एनिमी ने अपने कहां पर इक्विपमेंट, यानी अपने टैंक कहां लगा रखे हैं, उसके ट्रूप कहां लगे हुए हैं, और वो मैं कैसे लगा सकता हूं, या तो कोई बंदा उधर जाके उसको देख कर आए, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इन ड्रोन का यूज करके अपने यानी एनिमी पे सर्विलेंस रख सकते हैं और देख सकते हैं कि उसने कौन कौन से टैंक्स, कौन कौन सी मशीन गन्स, कौन कौन से ट्रूप्स कहां पर सेटल कर रखे हैं। तो उसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, उनका उनके ऊपर नजर रख सकता हूं। ठीक है, तो यही चीज, दैट्स व्हाई इंडिया को जरूरत है इस सिस्टम की, यानी इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की। ठीक है, तो इस तरीके के अनमैन्ड एरियल व्हीकल को क्या कहा जाता है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, यानी जो कॉम्बैट पर्पस के लिए भी यूज करे जाते हैं। एक होता है सर्वेलियंस के लिए यूज हो रहा है, कॉम्बैट मतलब मींस अटैक पर्पस के लिए, यानी उनका दोनों यूज हो सकता है। तो दोनों इंडिया को जरूरत भी है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि चाइना और पाकिस्तान नॉर्मली हमेशा इंडिया से उनका दोनों का स्टैंड ऑफ रहता है। कई बार सीज फायर होती है, तो कई बार उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जिस वजह से उनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए
अनमैन्ड एरियल व्हीकल का यूज बहुत जरूरी है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का यानी प्रोक्योरमेंट बहुत जरूरी है, या उनकी प्रोडक्शन जरूरी है, मिलिट्री के पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए, और जैसे कि हमें पता है कि इसका जो इंडिया नीड्स द यूसीएवी पर्टिकुलरली फॉर सर्जिकल स्ट्राइक ऑल्सो, यानी उसका सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी यूज करा जा सकता है। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान पर, तो उस पर्पस के लिए भी इंडिया क्या कर सकता है, कॉम्बैट एरियल व्हीकल का यूज कर सकता है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स का। ठीक है, तो वहां पर उसमें सबसे बेनिफिट क्या रहेगा, किसी भी आर्मी ऑफिसर, आर्मी के बंदे को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहीं लॉन्ग डिस्टेंस बैठकर हम रिमोटली कंट्रोल करके उधर क्या कर सकते हैं, कॉम्बैट एरियल व्हीकल का यूज करके हम वहां पर मिसाइल तक लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, इन एज मच एज द आर्मी इज कंसर्न्ड एट द स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल लेवल, देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर यूसीएवीज एंड शॉर्ट रेंज लोटरिंग मिसाइल। ठीक है, तो इस तरीके के लिए हमें बहुत जरूरी है, किसके लिए, हमें इनकी प्रोक्योरमेंट जरूरी है। क्यों इंडिया को बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, अभी मैंने आपको डिटेल में बताया कि इंडिया ऐसी 2 कंट्रीज से घिरा हुआ है जिसके साथ उसका हमेशा स्टैंड ऑफ रहता है, यानी कुछ ना कुछ वॉर पर, और ऑलरेडी इंडिया इन 2 कंट्रीज के साथ यानी पाकिस्तान और चाइना के साथ ऑलरेडी वॉर फेस कर चुका है। तो उनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम उनकी ये जान सके कि उनकी मूवमेंट क्या है, उनकी डिप्लॉयमेंट क्या है, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है। तो इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल का यूज करके हम ये सारी चीज खबर रख सकते हैं, इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साथ साथ हमें ये देखने को मिलता है कि एट द टैक्टिकल लेवल देयर इज अ नीड फॉर मिनी यूएवीज। ठीक है, मिनी यूएवीज का जरूरत है, क्यों, विच वुड बी हैंड लॉन्च, हैव अ एंड्योरेंस ऑफ 2 आवर्स एंड रेंज ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर दूर बैठ के भी हम क्या कर सकते हैं, एनिमी के एरियाज पे सर्वेलेंस रख सकते हैं, एंड हैव अ पेलोड व्हिच कैन प्रोवाइड गुड डिटेल्स ओवर द एरिया द व्हीकल्स operate, and in the initial stage it would suffice if each infantry battalion, combat group and artillery regiment to be provided with 2 system each having 2 aerial vehicle। यानी हमें एटलीस्ट हर रेजिमेंट्स को जो भी बॉर्डर पे काम कर रही है उनको 2-2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि ऑन द इनिशियल बेसिस, ताकि हम क्या कर सके, कोई भी किसी भी बॉर्डर एरिया पे हम एनिमीज पर सर्वेलेंस रखें। और ऑलरेडी जो चाइना है वो ऑलरेडी इस पे काम कर चुका है, चाइना इस पे ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका है और सक्सेसफुल स्टेज पर है, और होपफुली पाकिस्तान भी चाइना से ये वो परचेज कर सकता है और इंडिया पे सर्वेलेंस रखने की कोशिश कर सकता है। दैट्स व्हाई इंडिया नीड इट वेरी वेरी क्विकली। ठीक है, तो इसको बहुत जरूरी है कि वो क्या करे, इंडिया इसको प्रोक्योर करे और उसका यूज करके एनिमी कंट्री पे सर्वेलेंस रख सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने यही सब पढ़ा कि हमारे इंडिया में कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में देखा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने देखा कि कौन कौन सी सिस्टम जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं और वो किस तरीके से यूपीएससी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन सिर्फ स्पेसिफिक ही नहीं पूछता, वो जनरलाइज क्वेश्चन भी पूछता है। और कई बार जो करंट अफेयर में रहते हैं तो उसका जरूरी नहीं कि वो करंट अफेयर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे, वो क्या कर सकता है, उसका यानी बेस यानी उसका पास से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इन सब बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में जानना भी जरूरी है, और जो भी इनका अपग्रेडेशन होगा आगे इन फ्यूचर में उनके बारे में भी जानना जरूरी है, जो कि हम आगे की वीडियोस में, करंट अफेयर की वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही हम आपको मैं अगेन 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। आई होप आप मुझे इन दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। चलिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। And this is your second question. आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि यूपीएससी के लिए क्या क्या पढ़ना जरूरी है और क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ
पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे नहीं रहता, वो जनरलाइज क्वेश्चन भी पूछता है और साथ साथ वो स्पेसिफिक भी रहता है। तो इसीलिए हमें उसका बेस भी पढ़ना जरूरी है और आगे जो भी चीज़ इसके बेस पे न्यू अपग्रेडेशन होती है उस टेक्नोलॉजी को भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और अगर कोई न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है या कोई न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है जो कि हमारे लिए एडवांटेजियस है, ठीक है, तो वो भी पढ़ना जरूरी है, तो जिसको हम आगे फ्यूचर में करंट अफेयर में डेफिनेटली कवर करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंच पाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।